नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। और ग्राउंड जीरो में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, ग्राउंड जीरो एक सिलसिला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने का। और आज बड़ी खबर यह है कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने अपने बेटे के मामले में दिया है बड़ा बयान। अपने बेटे के गोलीकांड पर मुनव्वर राणा ने टीवी9 भारतवर्ष पर दिया है बड़ा बयान। मुनव्वर राणा ने कहा है कि खुद पर गोली चलवाई तो नालायक औलाद है, अगर मेरी औलाद होता तो मेरे भाइयों को गोली मार देता। ये कहना है मशहूर शायर मुनव्वर राणा का। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा दाऊद का बेटा और औरंगजेब का पड़पोता नहीं है। यहां तक कहा कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं अपने बेटे को क्रिमिनल बना दूं। और ये भी दावा किया कि अपने बेटे से कहूंगा कि अगर कोई एक गोली मारे तो 20 गोली मारो। ये कहना है मशहूर शायर मुनव्वर राणा का। और उन्होंने इसके अलावा टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में यह भी कहा कि सरकार से अर्जी है कि मुझको गोली मार दे, मेरे बेटे को पुलिस क्रिमिनल बना रही है। ये मुनव्वर राणा का बयान है, मशहूर शायर मुनव्वर राणा। इनके बेटे के गोलीकांड का मामला इस समय सुर्खियों में है और उसी को लेकर के इनसे सवाल जवाब किए गए थे और उस पर मुनव्वर राणा ने ये बयान दिया है। हमारे साथ इस समय मुनव्वर राणा साहब और उनकी अहलिया रईना राणा मौजूद हैं। और इसी घर में पुलिस आई थी और उसके बाद से कई तरह की बातें आ रही हैं पारिवारिक विवाद को लेकर के। इस पर बात करने के लिए मुनव्वर राणा और उनकी अहलिया, उनकी पत्नी रईना राणा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राणा साहब, मुझे पहले बात ये बताइए कि ये जो बात लगातार उधर से कही जा रही है कि ये घर का मामला था, बेटे ने आपकी ये फेक करवाया। मुझे सरकारी तौर पर नहीं मालूम है कि वो मेरे यहाँ पुलिस आई थी कि बदमाश आए थे। एक बात, पुलिस आई थी या बदमाश आए थे तो क्यों आए थे? अगर तबरेज राणा को पकड़ने आए थे या ढूंढने आए थे तो कोई वारंट है, कोई सर्च वारंट है, कोई FIR है, कोई वजह है? फिर आप हम ही को पकड़ ले जाइए, बिकरू की तरह मुझे भी गोली मार के झाड़ी में फेंक दीजिए। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, सरकार की इज्जत बढ़ जाएगी। आपने क्या बना दिया है? आपने आप क्या चाहते हैं? तबरेज मुजरिम दाऊद इब्राहिम का बेटा है, औरंगजेब का परपोता है। जिनकी वजह से हंगामे हो रहे हैं उनसे आप पैसे ले रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं और कह रहे हैं जमीन का झगड़ा है। उनको बुला के पूछिए कि क्या झगड़े हैं। और अगर तबरेज ने गोली चलाई है, गलत किया है, क्योंकि मेरी औलाद अगर ठीक ठाक होता तो उन्हीं को गोली मारता था, वो जिनकी वजह से भाइयों को वजह से फसाद है। आप कह रहे हैं कि तबरेज उन्हीं को मारता जिनसे की फसाद है, उन लोगों को। अपने पर गोली चलाने का क्या मतलब हुआ? और क्या मैंने कोई मुजरिम लड़का पैदा किया है? और अपनी जमीन का विवाद चल रहा है तो वो चल रहा होगा। वो जो बात कह रहे हैं, वो उन्होंने एक वीडियो भी आया है, CCTV का फुटेज भी आपने देखा होगा, जिसमें दिखाया गाड़ी आकर रुकी और ऊपर से 2 मोटरसाइकिल से लड़के आया, उन्होंने फायर किया। तो यही वो बात सामने रख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक एक्ट था, ये जानबूझ करके करवाया गया। मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर जैसा पुलिस कह रही है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम अभी, अगर ये अपने पर गोली चलवाई है तो बहुत नालायक औलाद मैंने पैदा की है। उसको तो जाकर के हमारे भाइयों को मार देना चाहिए था। आपके भाइयों को आपका बेटा ही मार दे? यस। ऐसा क्यों? झगड़ा चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास वारंट है या है तो कोई भाग के तो नहीं चला जाएगा। आप ले जाइए, आप उसमें कौन सी। और फिर वो जब उसको कोई केस नहीं है तो भागेगा क्यों वो? अब तो आप उसको भगोड़ा बना रहे हैं। अभी कहाँ है आपका बेटा? आपके संपर्क में है? अभी होगा संपर्क में, हमारे संपर्क में ना हो तो हमारी बीवी के संपर्क में होगा, अपनी माँ के संपर्क में होगा। लेकिन कोई भागा नहीं, भागेगा क्यों भाई? लेकिन हम जैसे वो बेवकूफ हो सकता है कि उसने हमने गोली चलवाई, उसको ऐसे चचाओं को गोली मार देना चाहिए। ये बताइए, आप बार बार कह रहे हैं ऐसे चचाओं को गोली मार देना चाहिए, ये फिर हिंसा की बात नहीं हुई कि आप हिंसा की और इशारा कर रहे हैं और बेटे को कह रहे हैं कि गोली मार दे? जुर्म के अंत का नाम हिंसा नहीं होता है। जुर्म के अंत का नाम होता है कि यही जीवन आदमी का होना चाहिए। कानून अपने हाथ में लेना, ये कानून के जितना एहतराम हमने किया उसी की सजा हम यहाँ तक भुगत रहे हैं। कहेगा कानून? इस मुल्क में क्या कानून रखा हुआ है? बिल्कुल कोई कानून का राज नहीं। मैं नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्या कानून है? यही कानून है आप जो बता रहे। कल रात का कानून देखने के बाद भी अगर आप मुझसे पूछेंगे
कि इस मुल्क में कानून है, तो कहाँ कानून है साहब? ये मुल्क आपके रहने के लायक नहीं है? नहीं, मेरे रहने अब मैं इस दुनिया ही में रहने के लायक नहीं रह गया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? साहब। हमारी पूजा भंग की, हमारे सरस्वती मंदिर को ठेस पहुंचाया, हमको हर तरह की तकलीफें पहुंची, तो अब क्या रह गया है यहाँ? साहब ये आपका ये कहना है फिर साजिश आपके भाइयों की साजिश है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? तो पुलिस का इसमें रोल क्या? भाइयों की सपोर्ट कर रही है पुलिस? पुलिस कहाँ से फिक्र हो रही है नहीं, इसमें? पुलिस ने तो हमारे भाई को, हमारे बेटे को मुजरिम साबित कर दिया। भाइयों के खिलाफ, जिनके खिलाफ FIR की गई थी, या जिन भाइयों ने मेरे ऊपर मुकदमे भी कर रखे हैं, मुझे मालूम ही नहीं है कुछ। तो ये जो मुजरिम बना रहे हैं हमारे पूरे खानदान के लोग हमारे बेटे को, उनसे भी पूछा जाए कि तुम लोग कहाँ रहते हो, कहाँ गए? तुमने अपने जुर्म की जिंदगी, जिसमें तुमको बचाने के लिए मुनव्वराना ने खून थूक दिए, अपनी बीवी के जेवर उतार के तुम लोगों को बचाया भाइयों के लिए? यस। और तुम्हारे जुर्म की वजह से तुम्हारे बाप को एक के पैर पे बैठ जाना पड़ता था जा करके। मैंने अनवर ड्राइवर के नाम को अनवर मुनव्वर राना के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर किया। जहाँ जहाँ फायदा हुआ वहाँ वह सब लड़के हो गए मुनव्वर राना, इस्माइल राना, सब राना हो गए। ये नहीं बताते कि एक बात बताइए, ये आपके भाई का जो मसला है आपके साथ में, इसमें ये जो आप चूंकि बात काफी आपने बड़ी कर रहे हैं, आप योगी सरकार का भी जिक्र कर रहे हैं, आप इस मुल्क की हालात का भी जिक्र कर रहे हैं, ये सब बातें कैसे जुड़ती हैं? योगी का हमने तो ऐसा कोई नाम नहीं लिया, हमने योगी का तो ना इस व्यवस्था को आपने, इस सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आपने कटघरे में खड़ा किया। हमने कंडेम ये किया है सरकारी व्यवस्था को, सरकारी नहीं, शासन प्रशासन दोनों को, कि रात में 1 बजे विदाउट एनी सर्च वारंट कुछ कहे सुने बगैर आप अचानक आप मेरे घर पे घुस आते हैं, तो क्या आपने इस पूरे इलाके की खिड़कियां खुल गई, लोग देख रहे हैं तमाशा, आपने मेरी ज़िंदगी को क्या बना दिया? मैं एक मुजरिम हूँ? मैं कश्मीर से भागा हुआ मिलिटेंट हूँ? मैं कोई नक्सल मूवमेंट का आदमी हूँ? मैं क्रिमिनल हूँ? मैं क्या हूँ मैं? तो ये क्या बनाना चाहते हैं? मुल्क में क्या स्थिति है, जो स्थितियां हैं इस समय, जो आप चीजें बयां कर रहे हैं, क्या आपको डर का माहौल आपको लग रहा है? आप डरे हुए हैं, आप खौफ में हैं? देखिए डरे वरे नहीं है। डरे मेरे बाप भी नहीं थे, वरना पाकिस्तान चले गए होते, पूरा खानदान था। डरे वरे नहीं। यहाँ बात झगड़ा घर वालों की मुसीबत का है, उन सब ने मिल करके हमको नुकसान पहुँचा दिया। वो लोग चाहते थे कि ये बुढ़ा मर जाए किसी तरह से अब, और इसका लड़का क्रिमिनल उसमें चला जाए। अब वो क्रिमिनल लाइफ में पुलिस में जाए, मार खाए, सब उनकी लड़कियां गाली दे रही हैं, सब मिल के गालियाँ बक रहे हैं। दुनिया की तारीख में क्या आपने ऐसा भी देखा है कि एक भाई ने जिसने सबको बनाया हो, वो सब साले एक हो जाएं? ऐसे तो सुअर एक होते हैं, सुअरों की टोली होती है, एक साथ भागते हैं। वरना होता ये एक भाई आपके साथ है, एक भाई आपके साथ है, एक भाई आपके साथ है, तो सब उसी तरफ हो गए। तो कैसे हो गए? तो सुअर एक होते हैं, बहादुर एक नहीं होते हैं। आपने मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का मकसद क्या है उनको चिट्ठी लिखने का? नहीं, मैंने चिट्ठी उस वक्त ये लिखी थी कि आपने बताया, आपने बाबरी मस्जिद की बताया, उसके बाद भी कोई चिट्ठी आप लिख रहे हैं, लिखने वाले हैं? हाँ, नहीं लिखेंगे, हाँ, जाहिर सी बात है, लिखेंगे। अब चिट्ठी लिखने का क्या है मौजूद? मेरा लिखने का मकसद ये रहेगा कि अब हम इतना थक चुके हैं कि हमें इस सरकार को बोलिए कि हमें कहीं ले जाके मार दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, सरकार कहीं ले जाके मार दे आप? इसलिए कि हम एक थके हारे हुए आदमी हैं जो मर जाना पसंद करता है। बहादुर आदमी खुद कहता है भैया मुझे गोली मार दो, मुझे सजा न दो, मुझे परेशान न करो। क्यों? तो ये होगी कि आप जीना नहीं चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? अब क्या जिएंगे साहब? क्या रह क्या गया? जो आदमी 55 बरस 58 बरस से अपने सरस्वती मंदिर में किताबों की पूजा कर रहा हो, जो आदमी अपने लिखने पढ़ने में लगा हो, जो आदमी 17 साल की उम्र से अपने बाप की इज्जत और अपने ख़ानदान को बढ़ाने में लगा रहा हो, जब उसको आखिरी उम्र में उसका ये हाल हो, तो उसका मर जाना हुकूमत के लिए भी बेहतर है और उसके लिए भी बेहतर है। तो आप ये सरकार से मांग करने जा रहे हैं, इस तरह की मांग आप सरकार से करने जा रहे हैं? यस, क्योंकि कल को मेरे ऊपर भी कोई इल्ज़ाम आए कि बहुत बड़ा आतंकी था, बहुत बड़ा ये था, बहुत बड़ा वो था, तो उससे इस तरह के आपको खदशे क्यों हैं कि आप पे ऐसा इल्जाम आ जाए? वही मैं कहा, मैंने इसीलिए सरकार का नाम लिया कि आप सरकार का भी जिक्र कर रहे हैं, सरकार को चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं, तो ये डर क्यों सता रहा है कि आपको आतंकी कह दिया जाएगा? आप पे ये खदशा क्यों है? नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। जब इतनी इज्जत भी मुझे नहीं बख्शी गई कि जो ये 60-70 भेड़िए कल आए थे, उनमें से कोई बताता कि हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग इसलिए आए हैं
कि आपके बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी की, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, उसको अरेस्ट करना है। अगर वो मुनव्वर राना का बेटा है, अगर शान से जी रहा है, तो उसको आप क्रिमिनल कैसे बोल देंगे? आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो क्रिमिनल हो जाए और मुनव्वर राना की पूरी जीवन की जो इबादत है वो मट्टी में मिल जाए। आपके बेटे को मजबूर किया जा रहा है क्रिमिनल होने के लिए? नहीं, मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे को क्रिमिनल बना दूं। आपको मजबूर कर रहे हैं, वही जो आपने अभी बात कही कि मैं गोली मारने के। यस। और अगर इस देश में इंसाफ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अपने को मर्द समझती है, तो कलकत्ता चले जाइए, जो जिनको बुला के कल दूध पिला रही थी, हमारे भाइयों से बयान ले रही थी, या रायबरेली से पूछ ले कि इनका किरदार क्या है, ये सब शराबी कबाबी, इनका कैरेक्टर क्या है। कह रहे हैं कि आपको मजबूर किया जा रहा है कि अपने बेटे को क्रिमिनल बनाने के लिए। नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर हम ये तो नहीं बोलेंगे कि कोई तुम्हें मारे तो तुम मार खाओ। हम तो कहेंगे कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तुम उसको 4 थप्पड़ मारो, कोई एक फायर करे तुम 20 फायर करो। अमन का राज कैसे होगा इस मुल्क में इस तरह की बात से? आखिरी सवाल आपका। अमन का राज तो कबूतर कुछ हर आदमी को पलवा दीजिए और इसके वहीं उड़ाइए कबूतर पूरे देश में, बस इसके बाद हो जाएगा। अगर तबरेज़ राना क्रिमिनल हो भी गए हैं तो उनके लिए उनकी सज़ा अगर पूरे ख़ानदान को आप दे रहे हैं तो ये इंसाफ नहीं है, ये गुंडागर्दी है। और मैं गुंडागर्दी के हमेशा खिलाफ रहा हूँ, चाहे मेरा बेटा करे चाहे तेरा बेटा करे। मुनव्वर राणा साहब हैं, उनकी अहलिया हैं, अपनी बातें करते हुए और इस बात पर बहुत ही अफसोस जाहिर करते हुए जिस तरह का इनके साथ सलूक किया गया है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, लखनऊ। तो ये आपने सुना मशहूर शायर मुनव्वर राणा को, मुनव्वर राणा का बयान, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा अगर होता, अगर मेरी औलाद होता तो अपने चाचा को गोली मार देता। ये है देश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की आवाज़। और अब आपको ग्राउंड जीरो में दिखाते हैं यूपी चुनाव में AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने TV9 भारतवर्ष से कहा, यूपी में 8 जुलाई से शुरू होगा ओवैसी का अभियान। 8 जुलाई को बहराइच आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और 12 जुलाई को पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे ओवैसी। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा है और यूपी में मुसलमानों की हालत बेहद ही ख़राब है। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट है और हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में AIMIM अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है और ओवैसी का यूपी का मिशन क्या है, सुनिए इसे। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां रोज ही तेज होती जा रही हैं और सबसे अहम बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की यूपी में जिस तरह से उसकी एंट्री होने वाली है उसको लेकर के यहाँ पर घटनाक्रम तेज हो गए हैं। उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और निगाहें राजनीतिक पार्टियों की लगी हुई हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में अगला कदम क्या होगा। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं AIMIM के यूपी के अध्यक्ष शौकत अली, जो इस समय हैदराबाद में, और हैदराबाद में बहुत ही इस सिलसिले में अहम मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उन्होंने शिरकत की है। उनसे बात करते हैं। शौकत साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि यूपी में AIMIM की एंट्री को लेकर के काफ़ी यहाँ पर लोगों में उत्सुकता है, कौतूहल है, नेताओं में भी काफ़ी चर्चा है, राजनीति में भी काफ़ी इसके बारे में बातें हो रही हैं। तो क्या तय हुआ है ओवैसी साहब का यूपी का जो पूरा उनका दौरा है, यूपी का कार्यक्रम है, यूपी की विजिट है, इसकी शुरुआत कब से हो रही है? देखिए अभिषेक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम यूपी में एंट्री 2014 में किए। पहला इलेक्शन 2017 में हम उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का लड़े थे। हम 2022 का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। 17 में कामयाबी नहीं मिली, जो कमियां थी हमने उस कमी को पूरी किया है। जो बाकी रह गई है हम भी उसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम पूरी कर लेंगे। निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि ओवैसी साहब कब आ रहे हैं, उनका शेड्यूल क्या है यूपी को लेकर के? बहराइच के अंदर हम एक अपना कार्यालय ओपन करने जा रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है तो वो तैयार भी हो गए उसका इफ्तिताह करने के लिए। वो बहराइच 8 तारीख को तशरीफ़ ला रहे हैं और 12 तारीख को वेस्ट यूपी के कुछ ज़िलों में कुछ मखसूस लोगों से मुलाकात करेंगे। तो उस सिलसिले में उत्तर प्रदेश तो आना जाना पहले से रहता है और
अभी इस महीने में इंशाल्लाह वो 2 लेकिन मरतबा 8 तारीख को जो आपने बहराइच वाली बात कही है वो मैं समझना चाहूँगा आपसे कि बहराइच आपके लिए, बहराइच में ओवैसी साहब का आना, बहराइच में आपका कार्यालय खोलना, तो ये क्या अवध का इलाका, पूर्वांचल का इलाका जो है उससे लगता हुआ, उस पर ज़्यादा फोकस है क्या आपकी रणनीति में? वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है तो पहले अवध और पूर्वांचल और उसके बाद सीधे पश्चिम, जो आपने बताया कि उनको 12 तारीख को पश्चिम में आना है, तो ये आपकी क्या, ये आपकी रणनीति का हिस्सा है? पहले अवध, पूर्वांचल, उसके बाद फिर पश्चिम? देखिए, हम उत्तर प्रदेश को 4 जोन में बांट करके पहले से ही काम कर रहे हैं और हम इलेक्शन में भी उसी तरीके से उतरने जा रहे हैं। हमने वेस्ट यूपी को अलग किया है, वहाँ के हमारे इंचार्ज अलग है, वहाँ का हमारा ऑफिस है अलग है वो, तो हम वेस्ट यूपी को हम मुरादाबाद से कवर करते हैं। ईस्ट यूपी को हमने बहराइच को सेंटर पॉइंट बनाया है, हम वहाँ से ईस्ट यूपी को कवर करेंगे। सेंट्रल यूपी को हम अपने लखनऊ कार्यालय से कवर करेंगे, प्लस हमारा एक आजमगढ़ में भी कार्यालय है। तो इस तरीके से हम पूरे चूँकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो हम लोगों ने इस तरीके से उसको बांट करके ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं। 2022 की तो सिर्फ शुरुआत बहराइच ही नहीं, में पूरे उत्तर बहराइच आने प्रदेश के में क्या उनका आना मायने, है। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब 2022 का चुनाव आ गया है। देखिए, बहराइच मैंने आपसे कहा ना कि हमने पूर्वांचल का जो अपना कार्यालय हमने बनाया है और सेंटर पॉइंट तो हमारा बहराइच है, तो उस कार्यालय के इफ्तिताह में वो आ रहे हैं और बाकी हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश माने रखता है। समाजवादी पार्टी को लेकर के क्या कोई बातचीत हुई है? आप हैदराबाद में हैं, आपकी ओवैसी साहब से मुलाकात भी हुई है, कुछ समाजवादी पार्टी को लेकर कोई आपकी सोच, कोई रणनीति, कोई संभावना आगे चल करके? नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी से कोई बात नहीं हुई है और हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पसमानदा किया है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।